जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी रिवीजन? तो रिवीजन की इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10-12 महीनों के हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो इवेंट्स हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला को विलंब न करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, और कुछ दलों की जो मान्यता है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, उसको कम भी किया गया है। ठीक, अब वो राज्य स्तरीय पार्टी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह किन नियमों के द्वारा होता है। ठीक, और यह सब्जेक्ट जो है आपके पॉलिटी का हिस्सा है कि कौन कौन से शर्त हैं जिनके कारण किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है या राज्य स्तरीय पार्टी घोषित किया जाता है। तो ये आप अपने पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट अफेयर्स है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय दलों हेतु कुछ निर्धारित मानदंड है। ये आपके पॉलिटी का टॉपिक है, आप वहां से इसको पढ़ लेंगे। और ये जो निर्धारित मानदंड है उनमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करने पर हम राष्ट्रीय दल का दर्जा पा सकते हैं। कोई पार्टी, हम मतलब कोई पार्टी। ठीक है, ध्यान देना है कि हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया और 3 राष्ट्रीय दलों का दर्जा वापस ले लिया। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं जिनका दर्जा वापस दिया गया? तो ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 3 दल हैं जिनको की राष्ट्रीय दल का दर्जा जिनसे वापस ले लिया गया। ठीक, अब हमको ध्यान देना है कि वर्तमान में कुल संख्या राष्ट्रीय दलों की कितनी है? तो 6 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? 6 है। कौन कौन है? कांग्रेस है, जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, बहुजन समाज पार्टी, ध्यान रखना है, बीएसपी राष्ट्रीय दल है। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब ये आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा क्यों दिया गया, किस शर्त के कारण दिया गया, हम इस पे अब बात करेंगे। हाल ही में वर्ष 2022 में गुजरात विधानसभा के इलेक्शन हुए। अब गुजरात विधानसभा के इलेक्शन में जो कुल वैलिड मत, अगर मान लीजिए 100% क्या है, वैध मत है, तो इन 100% का कितना 12.92% मत किसको प्राप्त हुआ? आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ और वहां पे 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। ठीक है, तो गुजरात में जो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के निर्धारित मानदंडों को इसने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। इस वाली शर्त को पूरा करके एक शर्त है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए। तो अब दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, गोवा में भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है और अभी गुजरात में भी हो गया। तो इस आधार पर, इस शर्त के आधार पे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब हमें यह ध्यान रखना है कि किन से वापस लिया गया और आम आदमी पार्टी को किस शर्त के कारण राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बजट 2023-24 में भी इसकी चर्चा थोड़ी करी गई है। ठीक, तो अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 10 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया, लेकिन इसकी जो घोषणा करी गई थी यह वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा करी हुई थी। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा करी हुई थी। अब ये 10 अप्रैल 2023 को घोषित शुरू किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। किन्होंने किया? तो अमित शाह जी ने किया। किन्होंने किया? अमित शाह जी ने किया। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक सीमावर्ती गांव है किबिथु, वहां से इसको लॉन्च किया गया
और इसकी जो मंजूरी है वह 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी। ध्यान रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है केंद्र प्रायोजित योजना है और यह कब से कब तक चलेगा, तो 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए यह योजना है। ठीक है, इतनी समयावधि के लिए यह योजना है। कुल 4800 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पे देखिए लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, आपका हो गया सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन 4 राज्यों और इस एक आपका जो है यूटी है, इनके सीमावर्ती गांव में, इनके उत्तरी सीमा वाले गांव में ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब कुल 19 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इन 4 राज्यों में 19 जिलों के कुल 46 ब्लॉक्स में ये हो गए और 2967 गांवों को इसमें समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गांवों में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पहले चरण में गांव की जो संख्या है जिनके लिए यह चलाया जाएगा, कुल 662 विलेजों की पहचान करी गई है और इन 662 में से 455 जो विलेज हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि सीमावर्ती गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लोगों को उनके मूल स्थान पर ही रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कई बार क्या होता है कि लोग कमाई के लिए, जैसे जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ से बहुत सारी जो यहाँ के निवासी हैं वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। तो यहाँ पे इन जो उत्तरी सीमावर्ती गांव हैं, यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए और मूल स्थान पर ही, उनके निवास स्थल पर ही उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, यह प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में, हमारी उत्तरी सीमा हर समय सदैव चीन के द्वारा जो है कि कह सकते हैं कि वहां पे उसके कब्जा करने का जो निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। ठीक है, तो इससे भी हम सुरक्षित रहेंगे, उनके हर प्रयास को हम असफल करने में सफल रहेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है, यह ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत चयनित किए गए हैं, उन ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 में नॉर्थ ईस्ट के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में इलेक्शन हुए, विधानसभा चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, इसमें से कई बार पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि फला स्टेट में कितनी सीट है, विधानसभा की कितनी सीट है, ठीक है, या वहां पे किसकी सरकार बनी। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होता है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। कितनी है? 60 है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि इन 60 सीटों में से, इन 60 सीटों में से 55 सीट जो है वो अनुसूचित जनजातियों या एसटीज के लिए क्या है? रिजर्व हैं। और ध्यान देना है कि अनुसूचित जाति या एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। एनपीपी जो कि राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, वो कोनराड संगमा जी की है, कोनराड संगमा जी की है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बनी है और कोनराड के संगमा जी दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग नागालैंड के बारे में देखेंगे। तो नागालैंड में भी विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। कितनी है? 60 है। और यहां पे 59 सीट किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहां के एनडीपीपी को, जो यहां पे पार्टी है एनडीपीपी, यहां पे इसको सर्वाधिक सीट मिली है 25 सीट।
नागालैंड के इतिहास में, विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है वर्ष 2023 के इतिहास में कि यहां पर पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में क्या हुई है, निर्वाचित हुई है। पहली बार कोई महिला यहां पे विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है और दोनों जो महिला विधायक हैं ये एनडीपीपी के ही हैं, एनडीपीपी की ही हैं। तो कौन कौन से हैं? हकानी जखालू जी और सलहौतु ओनोउ क्रूज जी। हेकानी जखालू जी और सनहौतु ओनुलु क्रूज जी, ठीक है। ये दो महिलाएं हैं जो कि वर्ष 2023 में पहली बार महिला विधायक यहां पे बनी है। और यहां के मुख्यमंत्री नेफ्रियो रियो जी बने हैं जो कि 5वां कार्यकाल इनका है। कौन सा कार्यकाल है? 5वां कार्यकाल है, ठीक है। अब हम लोग त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में भी विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। कितनी है? 60 है। यहां पर 10 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 20 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। यहां पे मणिक साहा यहां पे भाजपा के मणिक साहा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। ध्यान देना है कि यह अपनी तरह की यह पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है। राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है अपनी तरीके की पहली, ठीक। 4 स्तंभों को इस पे ध्यान दिया गया है। 4 स्तंभों की सहायता से इसे बनाया गया है। पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए, ठीक। 4 अप्रैल 2023 को जारी किया गया और वर्ष 2023 में ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया, यह तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ध्यान रखिएगा, तीसरा संस्करण है। दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन काज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टिस के द्वारा यह संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसका पहला जो संस्करण आया था वर्ष 2019 में आया था, 2019 में आया था, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार इसमें क्या किया गया है? रैंक प्रदान किया गया है, ठीक है। भारतीय राज्यों की न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के आधार पर इसमें रैंक प्रदान किया गया है। और जो राज्य हैं उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बड़े और मध्य आकार के राज्य और छोटे आकार के राज्य। अब इन दोनों श्रेणियों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं ये हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को बनाने के लिए 102 संकेतकों का सहारा लिया गया है। श्रेष्ठ, मध्यम और खराब, इन 3 श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया गया है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक सबसे श्रेष्ठ राज्य के रूप में इसे चुना गया है। अंक जरूरी नहीं है, अंक बहुत आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकता, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी परंपरा रही है परीक्षा का विश्लेषण करने पे कि उनके जो अंक है, प्राप्तांक नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने कहा। हालांकि 6.38 इसने कर्नाटक ने अंक प्राप्त किया। अब हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिमवें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिमवें स्थान पे है और इसका रैंक क्या है? 18वां रैंक है, ठीक है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम छोटे राज्यों में 5.01 के साथ सबसे श्रेष्ठ राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य है। जबकि गोवा का कौन सा स्थान है? गोवा का अंतिम स्थान है, ठीक। अगर हम बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें, बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ठीक। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब हम आगे देख लेते हैं। बड़े राज्यों में अगर हम अंतिम 3 राज्यों की बात करें तो सबसे नीचे जो है वह उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे वह जो है उत्तर प्रदेश है। अंतिम से दूसरा जो है पश्चिम बंगाल है और ठीक है। और अंतिम जो है, जो तीसरा राज्य है वह बिहार है,
ठीक है, अंतिम से तीसरा राज्य क्या है, बिहार है। चलिए आगे देखते हैं। एमवी गंगा विलास क्रूज, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, इस कारण यह खबरों में रहा। ठीक, इसके पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जल मार्गों की संख्या, राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है देश में, किस अधिनियम के द्वारा इनको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 आता है। उसका उद्देश्य था कि अंतर्देशीय जल परिवहन को देश में बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया। ठीक, ये राष्ट्रीय जलमार्ग कुल भारत के 24 राज्यों में विस्तृत हैं। 20,275 किमी इनका विस्तार है। ठीक, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमवी गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से, जो कह सकते हैं कि ध्वज के दिखाकर क्या किया, उसकी यात्रा की शुभारंभ करी और 13 जनवरी से इसने यात्रा शुरू किया। 28 फरवरी वर्ष 2023 को यह असम के डिब्रूगढ़ में स्थित बोगीबिल पहुंचा और यहां पर उसकी यात्रा क्या होती है, पूर्ण होती है। ये जो दो शहरों के, दो स्थानों के बीच की जो दूरी है कुल 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर का इसने क्या किया, सफर तय किया 13 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक। ठीक, इसी यात्रा में इसने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों की भी यात्रा करी। कुल 27 नदी प्रणालियों से यह गुजरा, 27 नदी प्रणालियों से गुजरा। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह हल्दिया से प्रयागराज तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया तक है। ठीक, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी की है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित है। ठीक, कोलकाता से धुबरी तक की जो यह यात्रा रही एमवी विलास क्रूज की, यह इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरी। ठीक है, इस पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे और इसका संचालक जो था वह एक निजी कंपनी था, मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी तो ये पूछ सकता है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी है तो लंबाई जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्वलनशील, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है, तो ज्वलनशील पॉइंट है। तो 62.5 मीटर क्या है इसकी लंबाई है और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसकी दो खासियत ये है कि इसमें प्रदूषण नियंत्रण तंत्र लगाया गया है और सौर नियंत्रण प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण तंत्र और सौर नियंत्रण प्रौद्योगिकी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। टेंट सिटी, चूंकि अब एमवी गंगा विलास की बात हो गई तो अब हम टेंट सिटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो टेंट सिटी है, जब एमवी गंगा विलास का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसी दौरान टेंट सिटी का भी इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया वाराणसी में। और इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। और ये टेंट सिटी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यह कब से कब तक संचालित होगा, तो यह प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह से लेकर जून माह तक संचालित होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे गंगा में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है तब यह संचालित होगा। ठीक, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण है कि केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। ठीक, अब 8वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वह मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख करता है। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि अंतिम
4 जो क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनका क्रम क्या है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया। और इस निर्देश के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी गई, ठीक है। इसी बीच फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करके भारत का पहला उच्च न्यायालय बना जिसने कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का प्रकाशन किया, ठीक है। फरवरी 2023 में ही भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का प्रयोग करके मौखिक बहस के दौरान लाइव ट्रांसक्रिप्शन, मतलब लाइव एक तरफ बोला जा रहा है दूसरी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो लाइव प्रतिलेखन की शुरुआत करी गई भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में फरवरी 2023 में AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक। चलिए, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया किस पे, चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है, वह भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 324 का क्लॉज 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 यह बताता है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का आधार क्या होगा, किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो लेकिन ये तो बताया, लेकिन कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ये तो बताया है कि आयुक्तों की नियुक्ति होगी, ठीक है, लेकिन कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया उसमें वर्णित नहीं है। अब तक क्या होता आया रहा है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त कर दिया जाता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया जाता था। इनमें 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति होती थी, ठीक। लेकिन ये जो नया निर्णय आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड है और परीक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और लीगल बॉडीज, ठीक है, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, स्टैट्यूटरी जो होती है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो डिसीजन दिया, जो कमेटी बनेगी इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे और इनकी संस्तुति के आधार पर ही किसी को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब विपक्ष के नेता की बात आती है कि कई बार जो कुल सदस्य संख्या होती है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% चूंकि प्राप्त न कर पाने की स्थिति में कई बार विपक्ष के वैधानिक रूप से विपक्ष के नेता की दर्जा किसी नेता को या किसी दल को नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए कि जब विपक्ष का नेता उपस्थित नहीं है तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाले विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल होगा। अब देखिए, इस आधार पे, ठीक है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अब अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर नियुक्ति होती है या किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, जब तक कि अगले लोकसभा का इलेक्शन नहीं हो जाता या जब तक कि संसद इस नियुक्ति के संदर्भ में, जब तक कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अधीन कोई नियम नहीं बना लेती कि किस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होगी, ठीक है, तब तक जो वर्तमान जो विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस का जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वह इसका सदस्य होगा इस समिति का, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश अगर
DY चंद्रचूड़ जी रहे तो वो रहेंगे, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल होंगे। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, जब ये संसद इससे संबंधित कोई कानून बना लेगी तो उपर्युक्त दिशा निर्देश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएंगे, स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसे असर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असर भी कहते हैं। एक गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है प्रथम, उसके द्वारा यह जारी किया गया है, और भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में, भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह संचालित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वह यह पता करना है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे आलेख, दो चीजें होती हैं, आलेख और सुलेख, ठीक है। सुलेख मतलब सुंदर लिखना, आलेख मतलब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। तो आसान पाठ, उसको आसान पाठ भी कह सकते हैं। बच्चे आलेख या कोई आसान भाषा में लिखी हुई किताब पढ़ पाने में सक्षम है या नहीं है, या बुनियादी मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने में सक्षम है या नहीं है, यह इस पे अध्ययन करती है, इस पे विश्लेषण प्रस्तुत करती है। वर्ष 2023 का मतलब वर्ष 2022 का ये जो जारी किया गया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जनवरी 2023 में जारी की गई। इसके आधार पे यह बताता है कि ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के लोग की नामांकन स्थिति क्या है, नामांकन स्थिति क्या है। रिपोर्ट 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। अगर हम 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकन दर की बात करें तो यह पिछले 15 वर्षों से 95% से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों से ग्रामीण भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा, मतलब 100 में से, ठीक है, 95 आउट ऑफ 100 बच्चा एक औसतन पिछले 15 वर्षों से एडमिशन ले रहा है, प्रवेश ले रहा है स्कूलों में। अगर हम वर्ष 2018 की बात करें तो यह 97.2% और वर्ष 2022 की बात करें तो 98.4% यह ग्रामीण भारत में नामांकन दर रही है 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की, ठीक। अगर हम वर्ष 2022 में 11 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित बच्चियों के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 2% कम हो गया है, 2% कम हो गया है, ठीक है। मतलब अनामांकित बच्चों, जो लड़कियां हैं उनमें नामांकन दर बढ़ा है, उनमें नामांकन दर बढ़ा है, कहने का मतलब यह है। अगर वर्ष 2018 की बात करी जाए तो यहां पे 4.1% नामांकन थी, ठीक है, ठीक, नामांकन मतलब अनामांकित थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसकी जो वो परसेंटेज है वह 4% है उत्तर प्रदेश में, ठीक। वर्ष 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां क्या है, अनामांकित हैं। 11 से लेकर 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं वर्ष 2022 में यह आंकड़ा कम होकर के 2% तक रह गया है, ठीक है। 15 से लेकर 16 वर्ष आयु वर्ग की जो बच्चियां हैं वर्ष 2022 में वह 7.9 लड़कियां अनामांकित रहीं, और वर्ष 2000 में यह आंकड़ा जो था यह कितना था तो 13.5% या 13.5% यह आंकड़ा था। तो इसमें भी क्या हुआ है, सुधार दर्ज हुआ, सुधार हुआ है, ठीक है। अगर हम भारत में उन राज्यों की बात करें जो 15 से लेकर के 16 आयु वर्ष की अनामांकित लड़कियों का अनुपात वहां पे 10% से अधिक है, तो इस प्रकार के केवल 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश है,
ठीक है, जो कितना है 17% है। उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पे 15% है, और छत्तीसगढ़ है जो कि 11.2% है। यूपी इसमें शामिल है, दूसरे स्थान पे है। अच्छा, ध्यान रखना है। अच्छा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे हम 4% बता रहे थे, ये 15% यहाँ पे कैसे है। ये जो 4% है वह 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बच्चियों के लिए है, जबकि जो 15% है यह 15 से 16 आयु वर्ग की बच्चियों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना, और मतलब बहुत ही ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यह गौरव वाली बात है कि भारत में विश्व के शीर्ष 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म में 4 भारत के हैं। ठीक है, तो एस हुबली जंक्शन, इसका पूरा नाम है सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। ठीक, अच्छा, वर्ष 2015 में इसके पहले इसका नाम क्या था? केवल हुबली जंक्शन था। वर्ष 2015 के पहले इसका केवल नाम था हुबली जंक्शन। वर्ष 2015 में इसका नाम हुबल्ली जंक्शन कर दिया गया, हुबली से हुबल्ली कर दिया गया। लेकिन सितंबर 2020 में सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन इसका नाम कर दिया गया। ठीक, और ये जो हुबल्ली जंक्शन है यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत में जो रेलवे के प्रभाग हैं तो यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है, कर्नाटक के धारवाड़ का हिस्सा है, और इस उपलब्धि के लिए, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की उपलब्धि के लिए यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। यहाँ का प्लेटफॉर्म संख्या 8, कौन सा? प्लेटफॉर्म संख्या 8 विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग के रूप में दर्ज है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अगर प्लेटफॉर्म संख्या 8 के लंबाई की बात किया जाए तो कुल 1507 मतलब 1507 मीटर, 1.5 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। अगर बात किया जाए कि इससे पहले हुबल्ली जंक्शन से पहले कौन था? ठीक है, हुबल्ली जंक्शन से पहले कौन था? ठीक, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। ठीक है, जिसकी लंबाई 1366.33, ठीक है, मतलब 1366.33 मीटर इसकी लंबाई थी। चलिए अब थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों में मैंने बताया था कि शीर्ष 4 भारत के हैं। ठीक है, तो पहला हुबल्ली एसएसएस हुबल्ली जंक्शन हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन उसका नाम रूपांतरित करके सिद्धारूढ़ स्वामी हुबल्ली जंक्शन कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर जंक्शन दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे है केरल का कोल्लम जंक्शन। अब आप हमें यह बताइए, चूंकि आप रिवीजन कर चुके होंगे, आप तो हमें यह बताइए कि कोल्लम संवत, ये हिस्ट्री का है, कोल्लम संवत का शुभारंभ कब किया गया था? इसका उत्तर आप हमें बताइए। ठीक है, और भारत के किस महान संत की किसी उपलब्धि को यह प्रदर्शित करता है? कोल्लम संवत। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पश्चिम बंगाल का खड़गपुर, ये चौथा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विश्व का, और यूएसए का स्टेट स्ट्रीट सबवे, ठीक है, ये 5वां है। अब बात करें अगला, तो विदिशा जो है, मध्य प्रदेश का विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। ठीक है, पहला आकांक्षी जिला बना। अब ये आकांक्षी जिला का क्या बला है? तो जनवरी 2018 में देश के 112 सबसे अधिक अल्प विकसित जिलों को प्रभावी तरीके से विकसित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, विकसित करने के लिए, ठीक है, इनको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के रूप में चयनित किया गया था। उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिले शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट। पहले 4 याद रखिए, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट। फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर
और सोनभद्र। फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, ये 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि आकांक्षी जिलों में इनको शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं 13 जनवरी 2023 को विदिशा भारत का पहला आकांक्षी जिला बना जो कि 5G तकनीक को लागू किया। ठीक, नवाचारी 5G उपयोग के मामले में, और यह मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा, अच्छा अभी कोल्लम संबंध के बारे में हमने पूछा था आपसे, अब अगला जो है इसी कोल्लम जिले से संबंधित है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो केरल का कोल्लम जिला है। याद रखिएगा, परीक्षा में निश्चित तौर पे इस वर्ष किसी न किसी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा जाना है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने करी? तो यहाँ के मतलब आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी ने करी। किस साक्षरता अभियान एक चलाया गया था? द सिटीजन, ये संविधान साक्षरता अभियान है, इसके अंतर्गत कोल्लम को संविधान साक्षर बनाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना। ठीक है, संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना। इसमें किया क्या गया है कि जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा दी गई। ठीक, और जो 10 वर्ष से अधिक हैं इन 7 लाख परिवारों में, उन आयु वर्ग के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया, विभिन्न प्रावधानों पर शिक्षित किया गया। इसमें कुल 2000 प्रशिक्षकों की टीम लगी। इन 2000 प्रशिक्षकों को एक नाम दिया गया, वो जो नाम था वह नाम था सीनेटर। क्या कहा गया? सीनेटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक, वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का जो टैग है हासिल करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी गई, और इसमें जो प्रारंभिक निवेश है कुल 8000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करना है। लेकिन इसमें जो प्रारंभिक निवेश है, 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। इसमें जो प्रारंभिक निवेश है वह 19,744 करोड़ रुपए का निवेश है, और वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि के साथ प्रत्येक वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता, उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। कुल 8 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश करना है, और 6 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार देना है। ठीक, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लानी है। वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जीवाश्म ईंधन में क्या लानी है? आयात में कमी लानी है। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन 50 मिलियन मैट्रिक टन की कमी करना है। जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन करते हैं हम, उसमें 50 मिलियन मैट्रिक टन की कमी करना है, और भारत को एक अग्रणी उत्पादक बनाना है, और विश्व का एक अग्रणी उत्पादक बनाना है, और विश्व का एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाना है। ठीक, इसके साथ ही साथ न केवल ग्रीन हाइड्रोजन बल्कि इसके अन्य डेराइव्स जो हैं, इसके अन्य व्युत्पन्न जो है उसका भी उत्पादन करना है, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करने के अवसरों को भी बढ़ाना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वायनाड। ठीक है, अभी यहीं से, इसी वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के राहुल गांधी यहीं से सांसद थे, और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ठीक, चलिए न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, तो वही वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज क्या होता है? आप समझ सकते हैं, राशन कार्ड सबके पास हो,
आधार कार्ड सबके पास हो, चुनाव पहचान पत्र सबके पास हो, ये सब चीज़ें हो, ठीक है, खाता सबका हो, तो ये सब चीज़ उपलब्ध कराने वाला अपने यहाँ के सभी जनजातीय लोगों को वायनाड देश का पहला जिला बना, ठीक। और इसका जो आप कह सकते हैं जो अभियान था वो था अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, और यह वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया, तो वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया। और ये जो दस्तावेज है, बुनियादी दस्तावेज हैं, ठीक है, इनको डिजिलॉकर के द्वारा क्या किया गया, डिजिटलीकृत किया गया, डिजिलॉकर के द्वारा डिजिटलीकृत किया गया। तो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, इसका एक लक्ष्य ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है, और उधमपुर से बारामूला तक जो 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बन रही है, जो कि यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी, ठीक है, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। और यह अत्यधिक विषम कह सकते हैं, असमतल और पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में इसके अंतर्गत सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। कह सकते हैं कि कुल 119 किलोमीटर, लगभग 119 किलोमीटर की जो ये रेल यात्रा है, यह कुल 38 सुरंगों से गुजरेगी। और इन 38 सुरंगों में, इन 38 टनल में जो सबसे लंबी टनल है वो T49 है, T49 है, ठीक है, जिसकी लंबाई 12.75 या 13.25 किलोमीटर है, ठीक है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर का एक जिला है, रामबन जिला में यह स्थित है, और यह देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, यह देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। और जो ये T49 है, यह एक ट्विन ट्यूब है, ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसमें जो मुख्य सुरंग है यह 12 आप कह सकते हैं 12.75 किलोमीटर या 13 किलोमीटर लंबी है। और जो एस्केप सुरंग है यह 12.895 मतलब इससे लंबी है, यह 13.25 किलोमीटर से भी लंबी है, ठीक है, जो एस्केप टनल है। तो हम इसी एस्केप टनल की बात कर रहे हैं, और यह एस्केप टनल T49 जो टनल है उसमें एक ट्विन ट्यूब टनल है, ठीक। चलिए, यह जो एस्केप टनल है यह आपात की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए यह सुगमता मुहैया कराएगी। तो सबसे लंबी एस्केप टनल, और यह एस्केप टनल कैसी है, घोड़े के नाल की आकार की, कैसी है, घोड़े के नाल की आकार की। चलिए आगे चलते हैं। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र। अभी हम लोग जब बजट का अध्ययन कर रहे थे तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात करी गई थी बच्चों और किशोरों के लिए स्थापित करने की, और प्रत्येक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष तौर पे पुस्तकालय स्थापित करने के प्रोत्साहन की बात करी गई बजट 2023-24 में, ठीक। उसी को इसके अंतर्गत तो नहीं, बजट की घोषणा के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन उसी से संबंधित है कि धर्मदम जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बना। अब धर्मदम किसका निर्वाचन क्षेत्र है, तो यह केरल के कन्नूर जिले में है, और वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है। यह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बना, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि यहाँ के प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में एक पुस्तकालय है। अगर हम बात करें पुथुवालियन नारायण पनिक्कर जी को केरल में पुस्तकालय आंदोलन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो हम भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में तमाम आंदोलनों के जनक की बात करते हैं, तो अगर केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है ऐसा प्रश्न आए तो पुथुवाइल नारायण पनिक्कर जी केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक है, ठीक है। थोड़ा कठिन नाम है,
इनको पीएन पनिक्कर भी पढ़ सकते हैं, पुथुवाइल नारायण पनिक्कर या पीएल पनिक्कर जी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, चूंकि केरल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे यह भी देख लेते हैं कि विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बना है। कहाँ बना है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बना है। ठीक। ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ यहाँ पे किया गया और यहाँ पर कुल 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट मतलब वर्षा का जल अपवाह और मानव गतिविधियों से जो जल दूषित होता है, जो उसको कि हम सामान्य भाषा में मतलब आधिकारिक तौर पे जिसे हम सीवेज कहते हैं, ठीक है, इसी को हम तरल अपशिष्ट भी कहते हैं। इसी सीवेज को बेहतर करने के लिए, उसके जल का उपचार करने के लिए और पुनर्प्रयोग में लाने के लिए भारत में एक सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट बनाया जा रहा है, उपचार संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम सीवेज को में विभाजित करें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक औद्योगिक सीवेज होता है, एक होता है घरेलू सीवेज और एक तीसरा जिसको स्टॉर्म सीवेज कहते हैं। ठीक है। और इस सीवेज का 99% जो हिस्सा है वह घरेलू सीवेज का है, घरेलू सीवेज का है। तो यह जो सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट या सीवेज उपचार संयंत्र लगाया जा रहा है, यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम के द्वारा यह लगाया जा रहा है। यह फाइटोरिड तकनीक पर आधारित है। किस तकनीक पर? फाइटोरिड तकनीक पर आधारित है। यह देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। ठीक है। कहां बनाया जा रहा है? तो विनायक सागर झील, ठीक है, विनायक सागर झील पे यह बनाया जा रहा है। और स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? स्वच्छ आंध्र पहल मिशन के अंतर्गत यह स्थापित किया जा रहा है। लगभग 5 मिलियन लीटर पर डे, 5 मिलियन लीटर्स पर डे यह जल क्या करेगा? सीवेज को उपचारित करेगा और उसे अच्छा बनाएगा। ठीक है, उसे स्वस्थ बनाएगा। फाइटोरिड तकनीक जो विकसित किया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा फाइटोरिड तकनीक विकसित किया गया है। साइंस टेक के लिए यह इंपॉर्टेंट जो है अब मैटर मिल जाता है कि फाइटोरिड टेक्नोलॉजी जो हाल की खबरों में रहा, फाइटोरिड टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? स्वास्थ्य क्षेत्र, जल क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सीवेज, जल क्षेत्र, या आप संचार क्षेत्र कह सकते हैं, एजुकेशन क्षेत्र कह सकते हैं, किसी से भी पूछ सकता है, जैसा कि उपयुक्त वो ऑप्शन दे सकते हैं इससे संबंधित। ठीक। तो फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की क्या है? एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब केरल में ही एक चीज और है कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है इस तरीके से पूरा किया जा रहा है। केरल में तमाम चीजें नए हुए, पहला पुस्तकालय सबसे मतलब वो बना, फिर उसके बाद आप डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बना। ठीक। तो 7 जनवरी 2023 को यह वहां के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि केरल के सभी पात्र खातों में, केरल अपने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंक को लागू करने वाला, डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल सुविधा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश में, केरल में कुल 3.76 करोड़ खाते हैं, 3,76,00,000 खाते हैं। इन खातों से संबंधित व्यक्तियों को, प्रत्येक सेवाएं वो बैंक से लेते होंगे, तो कम से कम इन खातों से संबंधित एक सेवा जरूर है जो डिजिटलीकृत है। यही मतलब है कि पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना। प्रत्येक अकाउंट होल्डर ने अपने खाते से संबंधित कोई न कोई एक सेवा डिजिटल फॉर्मेट में ले रखी है बैंक से, यह कहना चाह रहा है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। ध्यान देना है कि वर्ष 2021 में जो केरल का त्रिशूर है, केरल का क्या है, त्रिशूर है, यह डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला पहला राज्य बना था, पहला जिला बना था, ठीक है, त्रिशूर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिलों की स्थिति पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के साथ मिलकर सोशल प्रोग्रेस भारत नामक पहल शुरुआत करी थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2017 में पहली बार सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत नामक एक रिपोर्ट जारी करी गई। सामाजिक प्रगति के 3 आयामों को इसमें शामिल किया जाता है। इस आधार पे राज्यों और राज्यों के जिलों को सूची में स्थान दिया जाता है, ठीक है। अगर कौन कौन से 3 आयाम हैं तो देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और उनको क्या हम अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा रहे हैं या क्या अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, ये 3 आयाम हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। प्रश्न यह पूछता है कई बार कि किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो यह जरूरी है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव द्वारा यह तैयार किया गया है सामाजिक प्रगति सूचकांक। कुछ आंकड़ों की बात कर ले तो इसमें देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सभी मतलब पूरे केंद्र शासित प्रदेश और जो हमारे 28 राज्य हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक। उनके 707 जिलों को शामिल किया गया और 6 स्तरों में विभाजित किया गया। जो सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों में विभाजित किया गया। जो सबसे पहला जो स्तर है वह है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति और जो सबसे अंतिम स्तर है वह है निम्न सामाजिक प्रगति। पहला क्या है, अत्यधिक उच्च, और छठा क्या है, निम्न सामाजिक प्रगति। अगर हम बात करें अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति की बात करें, ठीक है, हाँ, अगर हम इस सामाजिक प्रगति के बारे में बात करें, ठीक, तो पुदुचेरी को सर्वाधिक स्कोर मिला हुआ है और झारखंड का स्कोर क्या है, न्यूनतम है। झारखंड का स्कोर क्या है, न्यूनतम है। स्तर 5 में जो ये पहला और छठा हो गया, जो 5वां स्तर है, ठीक है, 5वां स्तर में उत्तर प्रदेश शामिल है। ध्यान रखिएगा, 5वें स्तर में उत्तर प्रदेश शामिल है और 31वां रैंक है, ठीक। देश के कुल 58 जिलों में जिले स्तर 1 में शामिल है या स्टेज 1 में शामिल है और देश में सर्वाधिक स्कोर जो है जिलों की दृष्टि से मिजोरम के आइजोल को है। किसको है, मिजोरम के आइजोल को, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले, कितने, बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले इसमें अत्यधिक निम्न मतलब 6ठी सामाजिक प्रगति की श्रेणी में शामिल हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारी आज की ये करंट अफेयर की ये जो श्रृंखला है, रिवीजन श्रृंखला, ये समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरीके से हम एग्जाम तक ये आपसे मतलब जिस तरीके का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन श्रृंखला लेके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के श्रृंखला लेके आ रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक को अधिकांश लेवल पे हम लोग कवर कर सके जो कि आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने की संभावना या संभाव्यता को बढ़ा दे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।